नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर, आप सभी की डिमांड पर अर्थव्यवस्था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अर्थव्यवस्था का टॉपिक लेकर आया हूँ। कंप्लीट अर्थव्यवस्था आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली। और मेरे भाई आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद अपन बढ़ते हैं। और मेरे भाई एक और बात कहना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हूँ, उसी आधार पर आपको 100% रियल और ऑथेंटिक कंटेंट यहाँ मिल रहा है एग्जाम में आने वाला। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में भारतीय अर्थव्यवस्था किस अर्थव्यवस्था का उदाहरण? भारतीय अर्थव्यवस्था किसका उदाहरण मेरे भाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। किसका उदाहरण? भारतीय व्यवस्था जिसमें पूंजीपतियों का भी शासन रहता है और सरकार का भी शासन रहता है, वो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीपति में किसका शासन होता है? निजी लोगों का। भाई ये किसमें? इसमें निजी लोगों का शासन होता है। निजी लोगों का यहाँ शासन होता है। यहाँ किसका होता है? सरकार का भी नियंत्रण होता है। सरकार प्लस निजी क्षेत्र दोनों का यहाँ पर नियंत्रण रहता है मेरे भाई। एक होती है आपकी समाजवादी, उसको भी अपन आगे देखने वाले, जिसमें केवल सरकार का ही शासन रहने वाला। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसको जानते हैं? तो एडम स्मिथ साहब को जानते हैं। इनकी एक पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। कौन सी मेरे भाई? एडम स्मिथ की एक पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। कौन सी मेरे भाई? द वेल्थ ऑफ नेशन इसकी पुस्तक है। ये भी आपको याद रखना, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है? एडम स्मिथ साहब की होने वाली। अगला देखना, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है? एडम स्मिथ साहब की। अगला देखिए, अगला क्या है? आर्थिक क्रियाओं के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो तीसरे क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं? तीसरे क्षेत्र में आपका क्या आता है? सेवा आता है। प्रत्येक क्षेत्र में क्या आता है मेरे पास? सेवा वाले क्षेत्र। तो सेवा, बैंकिंग, व्यापार और संचार है। खनन और उत्खनन नहीं। आपके सभी क्षेत्र में यहाँ क्लियर कर देता हूँ। एक प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम। 5 प्रकार के क्षेत्र वर्तमान में देखने को मिलते हैं। पहले प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं। पहले क्या? जो प्रकृति, जस्ट लाइक दैट कृषि, कृषि खनन। कृषि खनन जो मैं बेसिक बता रहा हूँ, जो डायरेक्टली प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वे आपके किसमें? पहले में आते। दूसरे में क्या आते हैं? आपके उद्योग, मतलब पहले से जो जिनका उपयोग करके अपन काम करते हैं, उद्योग, अवसंरचना सभी इसमें आती। तीसरे में आपका क्या आता है? सेवा वाले क्षेत्र। सेवा में बहुत सारी आ सकती है, जैसे कि अपन देख पा रहे हैं बैंकिंग, बैंकिंग व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, व्यापार हो गया, संचारण हो गया, ये सभी इसमें क्या आएंगे। चौथे में क्या आएगा मेरा? शिक्षा, शिक्षा रिसर्च, शिक्षा रिसर्च, साइंटिफिक एक्टिविटी, यहाँ चौथे में आएगा। पांचवे की अगर बात करूँ, यहाँ पीएम आएगा। पीएम की जॉब, प्रेसिडेंट, एमडी, जो कंपनी का एमडी होता है, सीईओ होते हैं, ये सभी किस में आते हैं? ये हमारे पंचम, ये गोल्डन कॉलर जॉब के अंडर में पांचवे में आते हैं। ये 5 प्रकृति आपकी होती है, ये आप क्लियर रख लेना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिकतम लाभ अर्जित या अर्जित करना किस अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य होता है? तो सबसे ज्यादा जो लाभ अर्जित करना, ये किसका उद्देश्य होता है? ये हमें पूछा गया। सबसे ज्यादा अर्जित करने का लाभ किसका होता है मेरा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होता है, इसका सबसे ज्यादा उल्लेख यहाँ देखने को मिलता है। तो पूंजीवादी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होने वाला है। तो क्यों पूंजीवादी क्यों होता है? क्योंकि जो निजी क्षेत्र, निजी व्यक्ति होते हैं, वे सबसे ज्यादा लाभ अर्जित करना चाहते हैं। तो ये बात होती है आपकी। अगला देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन स्वयं करती है, वो क्या होती है? आपकी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था होती है। और प्रधानमंत्री मोदी भी ये बोलते हैं कि अपनी आत्मनिर्भर भारत, मतलब आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है? अपनी आवश्यकता को खुद ही पूरा कर लो, चाहे किसी भी क्षेत्र में। वो होता है आत्मनिर्भर। तो ये भी आत्मनिर्भर है, क्योंकि इसमें क्या होता है? अपनी जो आवश्यकता के अनुसार सभी चीजें यहाँ कर रहा है। अगला देखिए, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है मेरा? प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, किस किस अर्थव्यवस्था में निर्यात व आयात पर प्रतिबंध होता है? किस पर आयात और निर्यात पर प्रतिबंध होता है? बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था, जिसमें कोई चीज अपन मंगा भी नहीं सकते और भेज भी नहीं सकते, वो आपकी बंद अर्थव्यवस्था के अंडर में आती है मेरे भाई। तो ये क्लास मेरे भाई कैसी लग रही है, एक बार जरूर बता देना। अभी कमेंट बॉक्स में बता देना, बहुत बढ़िया लग रही है। बाकी अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। अगला देखिए, समुद्री पर्यावरण से संबंधित अर्थव्यवस्था को किस नाम से जानता?
जाना जाता है। समुद्री जो पर्यावरण से संबंधित जो अर्थव्यवस्था आपकी होती है, उसको नीली अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, नीली अर्थव्यवस्था के नाम से उसको जानते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का श्रेय किस अर्थशास्त्री को जाता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का श्रेय जॉन मेनार्ड किन्स को जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाए, जॉन मेनार्ड मिन्स को जाता है। भारत में नवीनतम आर्थिक सुधार किस वर्ष से प्रारंभ हुए? भारत में नवीनतम आर्थिक सुधार की बात करें तो 1951 से प्रारंभ हुए। और यहाँ क्या हुआ था? यहाँ पीएम कौन थे? तो पीएम नरसिम्हा राव साहब थे। नरसिम्हा नरसिम्हा राव साहब थे। और यहाँ वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह कौन थे? यहाँ वित्त मंत्री होने वाले। अगला देखना, निम्नलिखित में से किस आर्थिक प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, औद्योगिक संस्थान और इकाइयों को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है? तो किसको किया जाता है? निजीकरण को किया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, निजीकरण। अगला देखिए, नई आर्थिक नीति के अंतर्गत महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न किसका वर्गीकरण है? तो ये किसका वर्गीकरण? सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक बोले तो जो सरकार के अंडर में आती है वो आपकी सार्वजनिक उपक्रम होती है। अप्रैल 2024 तक किन कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और केंद्रीय भंडारण निगम इसको मिला है, बिल्कुल मिला है। और हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड आरडी, मतलब एक और दो हमारा दोनों करेक्ट होने वाला। एलपीक्यू का पूर्ण रूप क्या है? एलपीक्यू का प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? तो लाइसेंसिंग परमिट और क्योटा। लाइसेंसिंग परमिट क्योटा हमारे ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होने वाला। किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्त वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है मेरे भाई? जीडीपी कहलाता। क्या बोलता है? जीडीपी आपका कहलाता है। अगला देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना है तो वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्तमान में आधार वर्ष आपका 2011-12 होने वाला। ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। अगला देखिए, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सही सूत्र क्या है? तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सही सूत्र क्या है? जीएनपी। जीएनपी बराबर जीडीपी और विदेश से प्राप्त होने वाला है, मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला है। अगला देखिए ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास घटाने पर क्या प्राप्त होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास घटाते शुद्ध, अगर अपन मूल्य ह्रास घटाते शुद्ध ही मिलेगा ना अपने को। साइमन कुछ नेट्स के अनुसार राष्ट्रीय आय मापने में कितनी विधियां होती है? तो राष्ट्रीय आय मापने की कितनी विधियां होती है? आपकी 3 विधियां होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 3 विधि। अगला देखना, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो पीसी महालनोबिस केंद्रीय सांख्यिकी के पहले अध्यक्ष होने वाले। अगला देखना, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में किसको शामिल किया जाता? तो राष्ट्रीय आय की अगर बात करें इसमें किसको शामिल किया था? 22 की बात करें तो राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। यहाँ राष्ट्रीय आय अंतिम अंतिम बोल रहे थे क्या? उदाहरण किससे समझा दो, 10 रुपए का आलू है। 10 रुपए का क्या है? आलू आपको मिल रहा है, लेकिन 10 रुपए से मैंने क्या किया? मैंने चिप्स बना ली, पापड़ बना ली, मैंने चिप्स बना ली। मैंने क्या बनाया? चिप्स बना ली। चिप्स में 100 रुपए प्रति केजी से बेच रहा हूँ, तो मैं राष्ट्रीय आय में ये काउंट करूंगा या ये काउंट करूँ? तो मैं राष्ट्रीय आय में मेरे भाई 100 रुपए काउंट करूँ, मतलब अंतिम। आलू से मैंने चिप्स बना ली, चिप्स अपन काउंट करेंगे, आलू को नहीं करेंगे। ये चीजें आपकी होती है। अगला देखिए, हस्तांतरण भुगतान नहीं है, तो कौन सा आपका हस्तांतरण भुगतान नहीं है इसमें से बताना है? तो वेतन आपका हस्तांतरण भुगतान नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होने वाला। अगला देखिए, किसी परिपद बंद अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सही सही समीकरण आपको बताना। बंद अर्थव्यवस्था क्या होगी? जहां जीडीपी और जीएनपी आपकी बराबर होगी। ऑप्शन डी, मतलब ना तो आ रहा है ना जा रहा, मतलब दोनों क्या होगी? बराबर ही होगी। जो अंदर खा रहे वो बाहर भी, मतलब ओवरऑल वही। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो राष्ट्रीय जो आय होती है उसमें कुल जनसंख्या का भाग दे देंगे, तो प्रति व्यक्ति आय आपकी आ जाएगी। अगला देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन की दिशा में प्रथम प्रयास किसने किया? तो आर्थिक नियोजन की दिशा में प्रथम प्रयास किसने किया? एम विश्वेश्वरैया साहब ने किया। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, एम विश्वेश्वरैया। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत आपकी 1 अप्रैल 1951 में हुई। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाए, 1 अप्रैल 1951 में भाई। अगला देखना, जनवरी 1950 में सर्वोदय योजना का प्रतिपादन किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण साहब ने किया। ऑप्शन ए बी आपका करेक्ट हो जाएगा,
जयप्रकाश नारायण साहब। अगला देखना मेरे भाई, भारत में आर्थिक विकास हेतु योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो एक योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई है मेरा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की अगर बात करें तो यहाँ देखना 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हमें देखने को मिलती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त आर्थिक विकास की दर कितनी रही? तो ये आपकी 3.6 रही। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 3.6। योजना अवकाश की समयावधि क्या है? योजना अवकाश की अवधि 1966 से गुण 70। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 66 तो गुण 70। अगला देखिए, नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्तमान में कौन है? श्री वीवीआर सुब्रमण्यम इसके वर्तमान में होने वाले सीईओ कौन है? उपाध्यक्ष सुमन बेरी। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो जनवरी 1915 में नीति आयोग का गठन हमें देखने को मिला है। अगला देखिए, तीव्र सतत और ज्यादा समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो तीव्र ये आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, तीव्र सतत और ज्यादा समावेशी विकास। अब यहाँ बात करें 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 12वीं है, ये कब से कब तक चली? तो 2012 से कब तक? 2017 तक चली थी। ये हमारी कौन सी थी? ये हमारी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ये क्वेश्चन आपसे बनता है। तो इसका ध्येय वाक्य क्या था? तीव्र सतत और ज्यादा समावेशी विकास इसी का लक्ष्य था। टीडी लकड़वाला आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत करी? तो इसने अपनी रिपोर्ट 1993 में प्रस्तुत करी है। भारत में गरीबी का कारण क्या है? भारत में अगर गरीबी का कारण अपन ढूंढने निकले तो राष्ट्रीय आय में निम्न स्तर, बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी व अल्प रोजगार, तो सभी इसके कारण होने वाले बेरोजगारी, गरीबी के। लोरेंज वक्र किसको मापता है? तो लोरेंज वक्र की अगर बात करें तो ये हमारा आय वितरण किसमें हो रहा है? आय वितरण और जनसंख्या के बीच विषमता को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला है। अगला देखने, बेरोजगारी दर से क्या तात्पर्य? बेरोजगारी दर से आपका क्या तात्पर्य होता है? तो यहाँ एक डायरेक्टली आपको बेरोजगारी की संख्या क्या मेरा भाई? बेरोजगारी की संख्या अपन श्रम बल अपन में श्रम बल गुणित 100, ये किससे तात्पर्य होता है? बेरोजगारी दर आपकी कैसे निकालती है? जो बेरोजगारी संख्या अपन श्रम बल गुणित 100 इसके होता है। सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार समस्त भारत में निर्धनता का प्रतिशत क्या होने वाला था? 21.9 सुरेश तेंदुलकर समिति के हिसाब से था मेरे भाई। अगला देखना, हेड काउंट रेशियो क्या है? हेड काउंट रेशियो क्या है? निरपेक्ष गरीबी आपकी क्या होती है? हेड काउंट रेशियो के अंडर में आती है। अगला देखिए, किस समिति द्वारा गरीबी गणना के आधार संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि का आधार माना? तो किसने माना मेरा? सी रंगराजन समिति। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सी रंगराजन समिति। गरीबी गणना है तो कैलोरी मापन आधार सर्वप्रथम किसने दिया? तो सर्वप्रथम किसने दिया मेरा भाई? तो यहाँ बात करें रथ और दांडेकर समिति। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, रथ और दांडेकर समिति ने किया है। अगला देखिए, सी रंगराजन समिति द्वारा प्रतिदिन कितने रुपए उपभोग खर्च करने वाला ग्रामीण व्यक्ति गरीब नहीं माना जाता? तो कितना मेरे भाई गरीब नहीं माना? कौन आपका गरीब नहीं माना जाता? ये अपन देखते हैं। तो 32 रुपए कमाने वाला आपका गरीब नहीं माना जाता। अब 32 रुपए में होता क्या है ये बताओ मेरे को? 32 रुपए में होता क्या? बच्चों के कुरकुरे ही, बच्चे तो 32 रुपए 50 रुपए की कुरकुरे ही खा जाते हैं। अगला देखिए, अगला क्या होता है? वर्ष में अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो उसको सामान्य स्थिति बेरोजगार भी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होता है। अगला देखिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी का प्रकाशन कौन करता है? तो आईआईपी का प्रकाशन कौन करता है? मेरा राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन इसका करता है। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब शुरू हुई? भारत में पहली औद्योगिक नीति हमने कब शुरू करी? तो 1948 में शुरू करी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1948 में। अब देखिए, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन क्या है? तो इसका शिखर संगठन आपका क्या होने वाला? आईडीबीआई। आईडीबीआई इसका संगठन होने वाला। भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में होने वाला। बाकी आपको बैंक का मुख्यालय दिल्ली या मुंबई में देखने को मिलता है, लेकिन सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। अगला देखिए मेरे भाई, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना आपकी बात करूं तो 12 जुलाई 1942 से नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पर हुई है। कौन सी मेरे भाई?
शिव रमन समिति की सिफारिश पर हमने नाबार्ड की स्थापना करी? ये क्वेश्चन भी आपसे बनता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद धारा के तहत बजट को वार्षिक वित्तीय ब्यौरा का नाम उल्लेख किया था? अनुच्छेद 112 में किया गया, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय बजट हेतु वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब से होती है? तो वित्तीय वर्ष की शुरुआत आपकी मेरे भाई कब से होती है? 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल से। अगला देखिए, भारत में सर्वप्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो भारत में सबसे पहले बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो वर्ष 1980 में बजट हमारा प्रस्तुत किया गया था। अगला देखिए, आजादी के बाद भारत का प्रथम बजट किस वर्ष किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया? तो किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया? आर षणमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, आर षणमुखम शेट्टी। राजस्व घाटे का अर्थ क्या है? राजस्व घाटे का अर्थ क्या होता है? जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक हो जाता है, तो ये आपका घाटा होगा। प्राथमिक घाटे का सही सूत्र क्या? प्राथमिक घाटे का आपका सूत्र बताना है। प्राथमिक घाटा क्या होता है मेरे भाई? प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान अगर घटा दे तो ये आपका प्राथमिक घाटा होता है। डायरेक्टली मैं बता देता हूँ। अगला देखिए, भारत के लिए सबसे पहले बजट बजट किसने प्रस्तुत किया? तो भारत के लिए सबसे पहले बजट की बात करूं तो जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया 1968 में। कब? 1860 में प्रस्तुत किया। ये कर लिया ना मैंने, ये हट गया वो, एक बार देख लेते हैं मेरा भाई। ये 1900 सबसे पहले बजट किसने, तो ये हमारे इन्होंने पेश किया, जेम्स विल्सन ने। अगला देखिए, भारत के लिए सर्वाधिक बजट किसने प्रस्तुत किया? तो भारत के लिए सर्वाधिक बजट किसने मेरे भाई? तो मोरारजी देसाई साहब ने किया। महिला में बात करें तो निर्मला सीतारमण। भारत में वस्तु और सेवा कर कब से लागू हुआ? तो 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017। 101वां हमारा असम असम ठीक है, असम में लागू हुआ है, सबसे पहला राज्य। वह कर जिसका करापात व करावधान दोनों एक ही व्यक्ति पर होता है, ये होता है आपका प्रत्यक्ष कर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर होता है। प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पहला जो वित्त आयोग है उसका अध्यक्ष कौन है? तो केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं। 15वां वित्त आयोग का निवल प्राप्तियों में कितना प्रतिशत राज्य के बीच हस्तांतरित किया जाना चाहिए? तो ये 41% किया जाना चाहिए। 15वां वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो 16वां वित्त आयोग का गठन की अगर बात करें 31 दिसंबर 2023 में 16वां वित्त आयोग का गठन हुआ। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। 16वां वित्त आयोग का कार्यकाल आपका 5 वर्ष होता है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो पहला वित्त आयोग केसी नियोगी, तो पहला का केसी नियोगी कहाँ दिख रहा है हमें? तो केसी नियोगी में है। तो पहले का तो पहला है, फर्स्ट का 2, केसी नियोगी मतलब ए का 2। केसी नियोगी पहला वित्त आयोग, केसी नियोगी 2। फिर पहला केसी नियोगी मतलब पहला का तो केसी नियोगी हो जाएगा। केसी नियोगी अगर बात करें तो यहाँ 16 का इनकेसिंग, 16 का इनकेसिंग कहाँ है? तो चौथे में। यहाँ बात करें तो ये होने वाला, ठीक है। अगला देखिए, अगला, मुद्रा के लिए अपना कोई भी कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? तो मुद्रा अगर कोई भी चीज है तो उसको स्वीकार करना होना चाहिए। तो स्वीकार्यता, ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, स्वीकार्यता होना वाला। मुद्रा का सही अर्थ क्या होता है मेरे भाई? तो मुद्रा का सही अर्थ बात करें तो नकदी मुद्रा या करेंसी बिल्कुल नहीं। बैंकों के पास जमा सोना चांदी वह वस्तु जिससे सर्वग्राहीता व कानूनी मान्यता प्राप्त हो, वो चीज आपकी होती है। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापों में सबसे कम तरल माप कौन सा होता है? सबसे कम तरल माप की बात करें तो ये M4 होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाए, M4। अगला देखिए, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्तांतर हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं आपके 1 रुपए के नोट पर मेरे भाई। अगला देखिए, 10 रुपए की नोट पर किसके कौन सा चित्र बना होता है? कोणार्क सूर्य मंदिर आपका 10 रुपए के नोट पर चित्र बना होता है। अब खुले बाजार की क्रिया केंद्रीय बैंक की किस नीति का भाग है? तो ये मौद्रिक नीति का भाग है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाओ, मौद्रिक नीति। अब मेरे भाई इसका उत्तर एक बार देना, फिर अपन करते हैं। हाँ,
तो इंपीरियल इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का वर्तमान नाम क्या है? एसबीआई। एसबीआई कब कर दिया? तो अपने 1955 में कब कर दिया? 1955 में हमने कर दिया। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाए 1949। वर्ष 1980 में सरकार द्वारा कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? कितने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो आपका डी, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हमारा किया गया। वर्तमान में केंद्रीय बैंक का गवर्नर कौन होता है? वर्तमान में केंद्रीय बैंक का गवर्नर की बात करें तो संजय मल्होत्रा। कौन होने वाले? संजय मल्होत्रा साहब होने वाले वर्तमान कौन से 26वें क्रम के। अगर 25वें की बात करें, 25 आपके शक्तिकांत दास साहब होने वाला। अगला देखिए, भारत के केंद्रीय बैंक के संदर्भ में सत्य कथन चुनना। भारत का अपना केंद्रीय बैंक 1935 में मिला, बिल्कुल। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। यह देश में मुद्रा का निर्गमन करता है। यह सरकार का बैंक है, मतलब सभी सही है। सभी किसमें? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। शाख नियंत्रण हेतु मात्रात्मक उपाय क्या है? मात्रात्मक उपाय क्या है मेरे भाई? तो मात्रात्मक उपाय क्या है? केंद्र दर नीति, खुले बाजार क्रिया, नगद, रिजर्व अनुपात और वैधानिक नहीं। शाख की राष्ट्रिंग होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा मेरा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना आपकी 1975 में हुई। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाओ 1975। अगला देखिए, रिजर्व बैंक का प्रावधान कार्यकाल कितना होता है? रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यकाल कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है? तो मुंबई में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, मुंबई में। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई कौन जारी करता है? सीपीआई कौन जारी करता है? तो ये आपका एनएसओ जारी करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाए एनएसओ। अगला देखिए मेरे भाई, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो जो थोक मूल्य सूचकांक होता है उसका आधार वर्ष की अगर बात करें तो 2011-12 इसका आधार वर्ष है। अगला देखना, मांग प्रेरित स्फीति का के कारण होता है? किसके कारण होता है? तो ये लोगों की आय में वृद्धि, सरकार व्यय में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि। तो उपयुक्त सभी होने वाला। उपयुक्त क्या होने वाला? सभी इसका होने वाला। भारत में किस सूचकांक को मुद्रास्फीति का आधिकारिक माप माना जाता है? किसको माना जाता है? ऑप्शन बी मानते हैं। ऑप्शन बी बोले सीपीआई। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होने वाला। अगला देखिए, एक निश्चित समयावधि में मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी की उच्च व बढ़ती हुई दर की स्थिति क्या कहलाती? क्या कहलाती मेरा भाई? स्टैगफ्लेशन कहलाती। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाओ, स्टैगफ्लेशन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई मेरा है? वर्ष 1875 में हुई। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाओ 1875। एनएसई का पूर्ण नाम क्या है? एनएसई का पूर्ण नाम क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या मेरा है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड सेबी का अध्यक्ष कौन है? तो सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है मेरे भाई? तो पहले तो माधवपुरी था, लेकिन अब वर्तमान में कौन है? वर्तमान में आपके तुहिन कांता पांडे। कौन मेरा है? तुहिन कांता पांडे वर्तमान में इसके सेबी के हेड होने वाले। मुद्रा बाजार का उपकरण क्या है? मुद्रा बाजार का उपकरण क्या है मेरा? तो वचन पत्र मुद्रा बाजार का उपकरण है, प्रोमिसिंग नोट। बुल और बियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो बुल और बियर शब्दावली का जो प्रयोग होता है वो स्टॉक मार्केट में होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, स्टॉक मार्केट। भारत में निर्यात और आयात क्षेत्र में वित्त पोषण का प्रावधान कौन करता है? तो ये आप भारतीय निर्यात और आयात बैंक हमारी करती है। किसी देश का भुगतान संतुलन बीपीओ बीओपी किसका व्यवस्थीकरण रिकॉर्ड है? तो बीओपी किसका है? सामान्य रूप से किसी भी निश्चित अवधि के दौरान किसी देश की समस्त आयात और निर्यात। तो मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होने वाला है। कौन सा खाता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के अंतरण अदायगी का विवरण करता है? कौन करता है मेरा भाई? चालू खाता करता। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, चालू खाता। विदेशी संस्थागत निवेश की विशेषता कौन सी है? तो इसकी विशेषता कौन सी मेरा? यह शीघ्र पलायन करने वाला निवेश नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत की नवीन विदेश व्यापार नीति 2023 किस स्तंभ पर आधारित? किस पर आधारित है मेरा भाई? ये बताना है। तो सभी पर आधारित है। छूट के लिए प्रोत्साहन, व्यापार करने के आसान लेन-देन, उपयोग के माध्यम से निर्यात और जिलों का प्रोत्साहन, सभी पर आधारित होने वाले। भारत की नवीनतम विदेश नीति एफटीपी 2023 कब प्रभावी लागू हुई थी? तो ये हमारी ऑप्शन बी अप्रैल 2023 में ये वाली हमारी लागू हुई थी। फेमा किस वर्ष लागू हुआ? फेमा हमारा
में लागू हुआ? 2000 में कब? 1 जून में। कब मेरा भाई? 1 जून में। ये एक्ट कौन सा? एक्ट आपका 1999 का एक्ट है, ये भी आपसे पूछ सकता है। फेमा का फुल फॉर्म क्या है? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसका फुल फॉर्म होने वाला। भुगतान संतुलन का वह अवस्था है जिसमें मुद्रा की बहिर्प्रवाह अंत प्रवाह से कम होता है, क्या कहलाता है आपका? तो ये अनुकूलन भुगतान संतुलन होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट देखिए, भुगतान संतुलन के खातों के संबंध में सत्य कथन आपको चुनना है। तो सत्य कथन बोले तो दृश्य खातों में आयात निधियां शामिल, बिल्कुल सही है। अदृश्य खातों में अंतरण, आय और सेवाओं को शामिल करना, ये भी। पूंजीगत खातों में निवेश, उधार एवं प्रवासी, मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाए उपयुक्त तो सभी। एफडीआई व एफआईआई को परिभाषित करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? किस समिति का गठन में रहा है? मायाराम समिति का गठन किया गया है। मायाराम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। और विश्व बैंक का मुख्यालय भी यही होना है। विश्व बैंक का मुख्यालय भी कहाँ होने वाला? वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक के वर्तमान हेड कौन होने वाले? तो अजय पाल सिंह बंगा, ऑप्शन बी है आपका करेक्ट, अजय पाल बंगा। वर्तमान में विश्व बैंक डब्ल्यूटीओ में कुल कितने सदस्य हैं? तो 166 सदस्य होने वाले। इसकी हेड मुख्यालय कहाँ है डब्ल्यूटीओ की? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और नागोजी इवेला इसकी वो महानिदेशक होने वाले। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1966 में। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय होने वाला। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में होने वाला, अभी मैंने बताया। अगला देखिए, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक में कुल कितने सदस्य हैं? तो ओपेक में कुल वर्तमान में 12 सदस्य हैं। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल में दक्षेस का मुख्यालय होने वाला। वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता भारत ने किसको दी? तो ब्राजील को दी। ब्राजील ने किसको दी? ब्राजील ने दक्षिण अफ्रीका को दी। वर्तमान में कहाँ हुआ है G20? तो दक्षिण अफ्रीका में वर्तमान में हुआ है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा मेरे भाई? इटली करेगा। इटली के बाद 2025 में कौन कर चुका है? 2025 में आपका कनाडा कर चुका है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। 2025 में G7 की बैठक की अध्यक्षता कनाडा कर चुका है। टैरिफ और व्यापार का सामान्य समझौता गेट की स्थापना में विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1995। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाए 1995। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो मानव विकास जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। भारत की रैंक की बात करें तो भारत की रैंक 130 है। भारत की रैंक 130। कितने देश है इसमें? 193 टोटल देश है। और ये आपकी भारत की रैंक, ये किसकी रैंक है? भारत की रैंक होने वाली। अगला देखिए, मानव विकास सूचकांक की गणना हेतु संकेतन नहीं है। तो मानव विकास के 3 आपके होते हैं बेसिक, तो जिसमें जीवन प्रत्याशा होती है, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, लेकिन सामाजिक असमानता नहीं होती। तो ये मेरे भाई अर्थव्यवस्था की संपूर्ण पॉलिटी की क्लास थी। तो कैसी क्या क्लास लगी? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी ये थोड़ी फास्ट क्लास ली थी, कारण क्या है? ये क्लास भी मैंने रिकॉर्ड करी थी, रिकॉर्ड कर रहा था लेकिन लाइट चली गई, उसके कारण थोड़ी फास्ट रिकॉर्ड करनी पड़ी। बाकी मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। धन्यवाद।